Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice questions on transfer pricing. इससे पहले कल मैंने आप लोगों के साथ नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कुछ वीडियोस शेयर की थी। होप सो कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और उसमें से समझने की कोशिश की होगी कि जो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस होती है वो क्या होती है। आज हम लोग जब उसको मजीद एलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो उसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस जो है वो की जाती है। जब हमारे पास दो मैनेजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो हम लोग जो है उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन कर लेते हैं ट्रांसफर प्राइस की। उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल डिविजन्स होते हैं या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो उनके इंटरनेशनल डिविजन्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर प्राइस को यूज करते हैं फॉर टैक्स सेविंग्स, उसके ऊपर भी जो है वो हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए मैंने जो है वो जो दो बुक्स में से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, मैं बारी बारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, दैट इज 11A4। ये चैप्टर नंबर 11 का अपेंडिक्स ए है, गैरिसन नोरीन की 15th एडिशन की बुक में से। और उसमें से हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइस विद एन आउटसाइड मार्केट जो है वो ट्रांसफर प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझने की यहाँ पे हमने कोशिश करनी है। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसका जो है वो सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हरूबेक कंपनी Products Incorporate operates a pulp division that manufactures wood pulp for use in production of various paper goods. वो जो wood pulp बनाते हैं वो पेपर गुड्स को बनाने के लिए, और उसमें रेवेन्यू एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ टन ऑफ पल्प फॉलोज। और जो एक टन जो है वो पल्प उनका वो सेलिंग प्राइस है 70, एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल 42, फिक्स्ड बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन्स पर ईयर। और जो उनकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो 50,000 टन्स उनकी कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर है, वो 18 पर टन है और टोटल उनके 60 हैं और नेट इनकम जो है वो 10 है। हरूबेक Products has just acquired a small company that manufactures paper cartons. This company will be treated as division of हरूबेक with full profit responsibility. उन्होंने एक कंपनी को जो है वो अक्वायर किया है और उनके वो एक डिवीजन के तौर पे काम करेगा। The newly formed carton division is currently purchasing 55,000 tons of pulp per year from a supplier at a cost of 70. करंटली जो है ये वाला जो डिवीजन है वो 5,000 टन्स ऑफ पल्प जो है वो खरीद रहा है आउटसाइड मार्केट में से, और वो 70 पर टन खरीद रहा है इसके ऊपर, लेस अ 10% परचेज डिस्काउंट। और अगर वो 5,000 टन खरीदता है तो 10% उनको परचेज डिस्काउंट भी मिलता है, मीन 70 का 10% उनको ऑफ हो जाएगा। हरूbek president is anxious for the carton division to being purchasing its pulp from the pulp division if an acceptable transfer price can be worked out. और जो हरूbek का प्रेसिडेंट है वो ये चाह रहा है कि वो जो कार्टन डिवीजन है वो पल्प डिवीजन से क्या करे कि वो खरीदे पल्प जो है, अगर ट्रांसफर प्राइस जो है वो पॉसिबल है इन दोनों के दरमियान में। तो ये हम लोग जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके दरमियान ट्रांसफर प्राइस पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और फिर हम देखेंगे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या बन सकती है अगर हम लोग ये ट्रांसफर प्राइस की कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसका सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा, फिर उसके बाद जो हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। दिस इज प्रॉब्लम है जी, ये 11A4 प्रॉब्लम है और उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या पूछा गया है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में for 1 and 2 below, assume that the pulp division can sell all of its pulp to outside customers for 70 per ton.
पल्प डिवीजन जो है वो अपना पल्प जो है वो 70 पर टन जो है वो मार्केट में बेच सकता है। ये हम लोगों ने इसकी जो है वो assumption लेनी है। Are the manager of the cotton and pulp division likely to voluntarily agree to the transfer price for 5,000 tons of pulp next year? वो जो 5,000 टन जो उसने पल्प ट्रांसफर करना है पल्प डिवीजन से कॉटन डिवीजन को, क्या उन दोनों डिवीजन में जो है वो 5,000 टन की ट्रांसफर के ऊपर जो है वो एग्री हो जाएंगे दोनों अपनी जो है वो रजामंदी से? वाई और वाई नॉट ये हम लोगों ने बताना है कि अगर वो रजामंद हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो ये हम लोगों ने सवाल का जवाब जो है वो देना है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो चूंकि दो डिवीजन्स होते हैं, एक होता है सेलिंग डिवीजन और एक होता है बाइंग डिवीजन। जो मैंने आपके साथ लेक्चर वीडियो शेयर की है जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है मैंने नेगोशिएटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो जो सेलिंग डिवीजन होता है इसकी एक लिमिट होती है। ये बेसिकली क्या करता है, मिनिमम लिमिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट करता है। ये मिनिमम लिमिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस सेट करता है, और जो बाइंग डिवीजन है ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस सेट करता है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, मिनिमम लिमिट जो है वो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है जी ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू। चूंकि ये मिनिमम लिमिट है, मिनिमम का मतलब है कि कम अज कम इतनी है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू। इससे ज्यादा क्या हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट या रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो भी ट्रांसफर पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर, जो भी हम लोग यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी पर यूनिट रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्लस इसमें हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, मीन हम लोगों ने एक यूनिट बेचने से या टोटल जो भी यूनिट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उनके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स, अगर हम रेगुलर सेल्स कर रहे हैं और उसको हम लॉस कर देते हैं, अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर कितना हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस कर रहे हैं, ये हम लोग टोटल लेते हैं डिवाइडेड बाय यूनिट ट्रांसफर्ड, यूनिट्स ट्रांसफर्ड। ये हमारे पास जो है वो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक जो है वो रेंज निकालने के लिए, एक मिनिमम लिमिट निकालने के लिए फॉर सेलिंग डिवीजन। और जो बाइंग डिवीजन होता है इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ये एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो डिफाइन करता है, ये हम मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसेस शुड बी लेस एंड इक्वल टू, चूंकि ये मैक्सिमम है तो इससे कम होनी चाहिए, ये कहता है मिनिमम है इससे ज्यादा होनी चाहिए, और ये कह रहा है मैक्सिमम है इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकूंगा, ये मैं पे नहीं करूंगा। तो ये इसकी बेसिकली मैक्सिमम लिमिट डिफाइन करता है। तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है मार्केट प्राइस अवेलेबल, जो भी उनके पास अवेलेबल मार्केट प्राइस होती है वो उसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट हो सकती है। मीन इससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको मार्केट में इतने का अवेलेबल है, वो वहां से ले लेगा, उसको इंटरनल अपने डिवीजन से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक दो हम लोग फॉर्मूलाज या ये क्राइटेरिया या ये रूल यूज करते हैं फॉर सेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस इन नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके जी, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर तो पल्प डिवीजन के पास कैपेसिटी है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं इनको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूं। जैसे ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल कैसे निकलेगा, टोटल CM ऑन लॉस्ट सेल,
ये बराबर होगा CM पर यूनिट ऑन रेगुलर सेल, रेगुलर सेल के ऊपर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स लॉस्ट फ्रॉम रेगुलर सेल। रेगुलर सेल्स में से कितने यूनिट हमने लॉस किए हैं। अब ये जो यूनिट लॉस फ्रॉम रेगुलर सेल हैं ये कैसे निकलेंगे, यूनिट लॉस्ट फ्रॉम रेगुलर सेल बराबर होगा किसके, यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड, कितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं, माइनस अवेलेबल कैपेसिटी इन यूनिट्स, कितने अवेलेबल यूनिट्स हैं उसमें, उसको हम लोग जब ट्रांसफर्ड यूनिट में से माइनस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिट लॉस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल हमने 40,000 यूनिट ट्रांसफर करने हैं और हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी 0 है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी रेगुलर सेल 40,000 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं ये यूनिट ट्रांसफर्ड है 40,000 लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो है, तो वेकेंट कैपेसिटी है, जो स्पेयर कैपेसिटी है वो है 20,000 यूनिट की, तो हम ये कहते हैं 20,000 तो वहां से पूरे हो जाएंगे, बाकी जो 20,000 है वो हमें क्या करना पड़ेंगे, रेगुलर सेल में से कम करना पड़ेंगे, वो हमारी रेगुलर सेल लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट लॉस फ्रॉम रेगुलर सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक बेसिकली फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं या यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम लिमिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें ये देखते हैं कि हमें डेटा जो है वो अवेलेबल क्या है, जिसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं वो हमारे पास वो आंसर आ जाता है। अब आप जरा गौर करें जी कि आर द मैनेजर्स ऑफ द कार्टन एंड पल्प डिवीजन लाइकली टू वारंटली एग्री टू ट्रांसफर प्राइस 5,000 टन ऑफ पल्प नेक्स्ट ईयर, क्या वो अगले साल ये इसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री होंगे। तो अब आप जरा गौर करें कि इसकी चूंकि जो रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज 42 जो कि पल्प डिवीजन की है, और ये हम लोग जो है वो ट्रांसफर प्राइस में हम रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे यूज करेंगे। और अगर तो उसके पास आइडल कैपेसिटी मौजूद नहीं है या फिर आइडल कैपेसिटी मौजूद है तो उस सूरत में हम लोगों के पास ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर्बल प्रोडक्ट जस्ट एक्वायर्ड अ स्मॉल कंपनी दैट पेपर द न्यूली फॉर्म्ड एंक्शियस है जी, वो रेवेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड फिक्स्ड बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन्स पर ईयर, 50,000 टन्स पर ईयर जो है वो बेच रहा है। उसके बाद पल्प फॉर ईयर सप्लायर एट न्यूली फॉर्म्ड लेस 10% डिस्काउंट उसको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हमें उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनके पास कैपेसिटी मौजूद है या नहीं है। हैज एक्वायर्ड अ स्मॉल कंपनी प्रोवाइड द न्यू फॉर्म supply 70 per ton discount. Sarvak president is anxious to being purchasing the pulp from the pulp division can sell all of its pulp to outside. देखो जी, for 1 and 2 यहाँ पे लिखा है for 1 and 2 below. Assume that the pulp division can sell all of its pulp to outside customers. वो तमाम का तमाम pulp outside customers को 70 पर टन पे बेच सकता है। इसका मतलब है उसके पास आइडल कैपेसिटी मौजूद नहीं है, देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, मीन वो उसकी कैपेसिटी है 50,000 टन पर ईयर की, तो वो 50,000 टन बना के मार्केट में बेच रहा है। अब अगर उसको इंटरनली 5,000 टन ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए उसको रेगुलर सेल में से अपनी सेल को कट करना पड़ेगा, उसके पास चूंकि कैपेसिटी मौजूद नहीं है। और ये फैक्ट हमें इस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि वो तमाम के तमाम अपने जो पल्प है वो बेच सकता है ओपन मार्केट के अंदर। अब अगर आप इसमें लिखते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज, तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 42।
ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए जी, यहाँ पे उन्होंने हमें ये वाली जो है वो 42 की कॉस्ट जो है वो हमें मौजूद है, हमें गिवन है इस टेबल के अंदर। ये देखिए ये 42 की उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट, चूंकि हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, फिक्स कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे लिख लिया, प्लस हम कहते हैं जी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है, सीएम पर यूनिट। तो ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं इस साइड के ऊपर कि सीएम पर यूनिट क्या है, सीएम पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब सेलिंग प्राइस जो है वो ये कह रहा है जी, हमारे जो क्वेश्चन में हमें फैक्ट दिया गया है सेलिंग प्राइस के हवाले से, वो 70 पर टन जो है वो ये बेच सकता है अपने सारे का सारा, जितना भी वो पल्प प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे का सारा 70 पर टन बेच सकता है। तो 70 उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं जी 70, और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम जब माइनस करेंगे दैट इज 42, तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 70 में से 42 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जो उसका जो है वो जी ये आ जाएगा जी 10 में से 2 निकलेंगे 8 आ जाएंगे, और फिर 6 में से 4 28। इस तरीके से पर यूनिट जो है वो आपके पास 28 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब ये वाला जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो इस फॉर्मूला में आप पुट कर लें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो क्या है 28, दैट इज इस फॉर्मूला में टोटल सीएम ऑन लास्ट सेल्स में 28 मल्टीप्लाई बाय लास्ट सेल्स कितनी है, लॉस सेल्स क्या है जी, उसके पास यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड कितने थे, ये मैं यहाँ पे आपके पास आगे कैलकुलेट करके समझा देता हूं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं जी कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड यूनिट है 5000 के, और माइनस उसके पास अवेलेबल कैपेसिटी है 0 की, क्योंकि उसके पास कोई भी यूनिट जो है वो अवेलेबल नहीं है जिसको वो बना के इंटरनली ट्रांसफर कर सके, क्योंकि जितने वो यूनिट बना रहा है वो सारे के सारे बिक जाते हैं। वो 50,000 यूनिट बना रहा है और 50,000 ही यूनिट उसके बिक रहे हैं, इसलिए अवेलेबल कैपेसिटी उसकी जो है वो 0 है। अवेलेबल कैपेसिटी जो है वो उसकी वो 0 यूनिट्स की है, तो इसलिए वो 50,000 यूनिट उसकी कैपेसिटी है, 50,000 ही यूनिट तमाम के तमाम वो टन्स बना के बेच रहा है, इसलिए अवेलेबल उसकी 0 है। तो हमने इंटरनल ट्रांसफर करने हैं 5000 और अवेलेबल उसके 0 हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उसकी जो जितने भी वो यूनिट ट्रांसफर करेगा वो रेगुलर सेल में से ही करेगा। तो रेगुलर सेल उसकी जो है वो 5000 टन से रिड्यूस कर जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला फैक्ट जो है वो हम अपने जो है क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने कहा जी कि वो जो है वो 5000 यूनिट्स की सेल को क्या करेगा, फोरगो करेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके समझाया है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस आइडल कैपेसिटी, तो ये आ जाएगा जी यूनिट्स लॉस्ट इन रेगुलर सेल। रेगुलर सेल्स में से जो यूनिट लॉस हैं वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस लिहाज से मैंने इसको यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय यूनिट ट्रांसफर्ड हैं जी हमारे पास 5000 के। तो अब आप ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 42 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या 5000 के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 28। जब हमने इसको किया तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू दैट इज 28 और 42 को आप ऐड करोगे तो दैट इज 70। मीन इस लिहाज से हम देखते हैं तो जो सेलिंग डिवीजन है वो ये कहेगा कि उसकी जो ट्रांसफर प्राइस है वो मार्केट प्राइस के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास आइडल कैपेसिटी मौजूद नहीं है, इसलिए वो जो भी ट्रांसफर करेगा वो 70 के ऊपर ही करेगा। दूसरी तरफ पे आ जाते हैं कि जो बाइंग डिवीजन है उसकी सिनेरियो क्या है। बाइंग डिवीजन कहता है जी कि वो
5000 टन पल्प पर ईयर फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर खरीद सकता है 70 पर टन का, और उसको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ट्रांसफर प्राइस जो है वो उसकी शुड बी ग्रेटर एंड शुड बी लेस एंड इक्वल टू किसके होने चाहिए, 70 उसकी प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय जो उसको अवेलेबल है दैट इज 10% डिस्काउंट के साथ, तो वो 90% आ जाएगा। तो 70 का 90% अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा जी 63। मीन इस लिहाज से इसको जो है वो 63 का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये कहता है मैं कम से कम 70 का बेच सकता हूं, ये कहता है मैं 63 का खरीद सकता हूं, इससे ज्यादा मैं प्राइस पे नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 63 का मार्केट से मिल जाता है, 70 का टोटल मार्केट प्राइस है और 10% मुझे डिस्काउंट मिल जाती है, उस लिहाज से मुझे 90% जो प्राइस है वो 63 बनती है, तो इसलिए मैं इसको 63 से ज्यादा पे नहीं करूंगा। ये कहता है मैं जी 70 से कम पे जो है वो ट्रांसफर नहीं करूंगा, मुझे इससे कम पे अगर मैं करूंगा तो इसको लॉस हो जाएगा, और अगर ये इससे ज्यादा देगा तो इसको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इस सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, कमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके जो कमेंट्स बनेंगे पहले वाले सवाल के वो क्या होंगे, नो ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मिनिमम लिमिट ऑफ सेलिंग डिवीजन दैट इज पल्प डिवीजन इज 70, मिनिमम जो उसकी लिमिट है दैट इज 70 at price less than 70, the division will suffer a loss। अगर वो 70 से कम पे देगा तो उसकी जो है वो लॉस हो जाएगा। On other side, the maximum limit of transfer price of buying division that is carton division is 63, which is market price available to them, जो कि मार्केट प्राइस अवेलेबल है उनको, और इससे कम पे अगर वो देंगे या इससे ज्यादा अगर वो पे करेंगे, if they pay more than 63, this will result into loss to carton division. So there would be no transfer price negotiated and no transfer is possible in such situation, because it is better to sell at 70 to external
market by pulp division and buy at $63 from outside market by carton division। इस सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इंटरनली शिफ्ट करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो 63 पे चाह रहा है तो वो उसको नुकसान हो जाएगा, अगर वो 70 पे कहता है तो दूसरे डिवीजन को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से वो बाहर से खरीद सकता है और वो बाहर आउटसाइड मार्केट में बेच सकता है। इस हवाले से हम लोग जो है वो इसको कमेंट कर सकते हैं। होप सो जो है वो आप लोग इसको तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा, इफ द पल्प डिवीजन meets the price that the carton division is currently paying to its supply, जो कार्टन डिवीजन अपने सप्लायर को दे रहा है, अगर वो पल्प डिवीजन वही वाली प्राइस को मीट कर लेता है एंड सेल 5000 टन्स ऑफ पल्प टू द कार्टन डिवीजन, और 5000 टन्स ऑफ पल्प जो है वो कार्टन डिवीजन को देता है, what will be the effect on the profit of the pulp division and carton division and the company as a whole। तो उन्होंने पूछा जी कि तीनों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट क्या आएगा इस ट्रांसफर का, इस हवाले से अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हम देखते हैं जी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हम लोग, ये है जी हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर एट 63 अगर वो वही वाली प्राइस जो एक्सटर्नल मार्केट है वो मीट कर लेता है। वो हम लोगों ने जैसे भी आपसे कहा था, ये है 70 का 90%, क्योंकि 10% उसको डिस्काउंट मिलता है, तो 70 का 90% अगर आप लोगे तो 63 आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर एट 63 ऑन profits of the divisions and the कंपनी के और डिविजन्स के प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ओके जी, अब आप ये देखें जरा बेटे के, अगर हम लोग हम ये कह रहे हैं जी कि अगर वो ये करता है, ये वाला काम करता है, तो वो क्या करेगा, लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम रेगुलर सेल पर टन उनका रेगुलर सेल से कितना रेवेन्यू कम हो जाएगा, दैट इज 70। वो बेसिकली कितने का ये पर टन बेच रहा है आउटसाइड मार्केट में, 70 का, ठीक है ना जी। और इंटरनल ट्रांसफर एट क्या है जी, आउटसाइड सप्लायर प्राइस। जो इंटरनल ट्रांसफर अगर हम आउटसाइड सप्लायर प्राइस के ऊपर करते हैं तो वो है 63। इस लिहाज से हम ये कहते हैं लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फ्रॉम रेगुलर सेल्स, पर यूनिट उसको $7 रेगुलर सेल का क्या हो जाएगा, पर टन जो है वो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टोटल टन्स ट्रांसफर्ड,
टोटल टन्स ट्रांसफर्ड हैं जी 5000 के। इस लिहाज से टोटल CM लॉस्ट और टोटल लॉस और डिक्रीज इन प्रॉफिट, टोटल लॉस कितना होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस कितना होगा, टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 35,000 का क्या हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस हो जाएगा। और उसका जो है वो इसी लिहाज से जो ये आप ये देखिए जी, फॉर पल्प डिवीजन, ये पल्प डिवीजन के लिए ये सिचुएशन बनेगी कि पल्प डिवीजन रेगुलर सेल कर सकता है 70 पर टन, और ये इंटरनल अगर ट्रांसफर करता है 63 के ऊपर तो 7 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर टन उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 5000 टन वो ट्रांसफर करता है तो टोटल उसको लॉस होगा 35,000 का। इट मींस उसका जो प्रॉफिट होगा वो 35,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पल्प डिवीजन का। सो द प्रॉफिट ऑफ द पल्प डिवीजन विल ड्रॉप बाय द प्रॉफिट ऑफ द pulp division will drop by $35,000 if internal transfers are made at outside supplier price of 63। अगर तो आउटसाइड सप्लायर प्राइस 63 के ऊपर अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं तो पल्प डिवीजन को जो होगा वो जो है वो क्या हो जाएगा, समझ लें कि नुकसान होगा 35,000 का। अब बात कर लेते हैं जी कार्टन डिवीजन। कार्टन डिवीजन जो है वो विल परचेज एट 63 and as it is already purchasing at 63, so there is no change in cost of carton division which will result no change in its profit। वो इसके प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस लिहाज से जब वो एक्सटर्नल जितने का वो चूंकि एक्सटर्नल खरीद रहा है उतने का ही वो इंटरनली उसको मिल जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा इस हवाले से। अगर पल्प डिवीजन, लेकिन पल्प डिवीजन को क्या हो जाएगा, जो है वो इसका लॉस हो जाएगा। और ओवरऑल कंपनी फॉर ओवरऑल कंपनी के लिए विल सफर अ लॉस ऑफ $35,000 which is the loss of पल्प डिवीजन। यही जो पल्प डिवीजन का जो लॉस है वही जो है वो कंपनी का भी लॉस होगा, क्योंकि जब चूंकि ये वाला प्रॉफिट तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट में ऐड होना है, तो जब ये प्रॉफिट वहां से माइनस हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट जब कम होगा तो ओवरऑल कंपनी का भी प्रॉफिट जो है वो
कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनल ट्रांसफर कर देंगे और एक्सटर्नल सेल्स को जो है वो इग्नोर कर देंगे, तो एक्सटर्नल मार्केट में से जो हमें ओवरऑल कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है, बिकॉज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी will be reduced and thus resulting into decrease in profit. इस तरह से उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन कि इनकी जो है वो इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या आएगा, डिविजनल प्रॉफिट्स के ऊपर, और फिर ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट 3 में हमें for part 3 to 6 below, assume that the pulp division is currently selling only 30,000 tons of pulp. वो कहता है जी 50,000 में से सिर्फ 30,000 जो है वो टन पल्प जो है वो बेच रहा है एट द आउटसाइड कस्टमर एट 70 पर यूनिट. 70 पर यूनिट जो है वो 70 पर टन जो है वो 30,000 टन वो सिर्फ बेच रहा है. इस सिनेरियो में अब हमने देखा है, आर द मैनेजर ऑफ द कार्टन एंड पल्प डिवीजन लाइकली टू वॉरंटली एग्री टू द ट्रांसफर प्राइस फॉर 5,000 टन ऑफ पल्प नेक्स्ट ईयर, व्हाई और व्हाई नॉट. इसका हमने जवाब देना है कि क्या अब ये ट्रांसफर प्राइस हो सकती है इस सिनेरियो के अंदर जब उनके पास आइडल कैपेसिटी मौजूद है. तो इस सिलसिले में हम लोग जो है वो फिर वही वाली लॉजिक को यूज करते हुए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हियर इज द सॉल्यूशन. ये है जी पार्ट 3 का, ये है 11A4 पार्ट 3. 11A4 क्वेश्चन का पार्ट 3 है. एज पल्प डिवीजन हैज एनफ आइडल कैपेसिटी, क्योंकि उसके पास एनफ आइडल कैपेसिटी है. और कितनी स्पेयर कैपेसिटी है, अवेलेबल कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी है जी उसकी टोटल कैपेसिटी माइनस करंट सेल्स. अवेलेबल कैपेसिटी है जी 50,000 और करंटली वो 30,000 बेच रहा है, इसलिए 20,000 टन की उसके पास अवेलेबल कैपेसिटी है जो कि वो स्पेयर है. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या उसके पास जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो इंटरनल ट्रांसफर उसमें से कर सकता है. सो फॉर इंटरनल ट्रांसफर of 5,000 tons of pulp enough capacity is available सो इंटरनल ट्रांसफर के लिए 5,000 की कैपेसिटी चूंकि अवेलेबल है, सो नो regular sales will be affected and lost. इसलिए कोई भी रेगुलर सेल इफेक्ट नहीं होगी और लॉस नहीं होगी. अब हम लोग निकाल लेते हैं ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस लॉस्ट CM on regular sale divided by units transferred. Okay, अब देखें जी ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये है जी वेरिएबल कॉस्ट 42 पर यूनिट विच इज गिवन टू आवर क्वेश्चन,
फिर उसके बाद रेगुलर, चूंकि इंटरनली कोई भी यूनिट लॉस नहीं हो रहा है, वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 28 और लॉस्ट यूनिट जो है वो है 0, तो इसलिए 28 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा डिवाइडेड बाय 5000। अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 प्लस 0, तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 42। इस सिचुएशन में वो ये कहता है कि जो सेलिंग डिवीजन होगा उसके लिए जो एक्सेप्टेबल ट्रांसफर प्राइस होगी दैट इज मिनिमम 42। अगर वो 43 रखता है तो तभी भी उसको प्रॉफिट आएगा, अगर 44 रखता है तभी भी प्रॉफिट आएगा, अगर वो 50 रखता है तभी भी प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर वो 40 रखता है तो फिर इसको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस हो जाएगा। सो एट दिस प्राइस देयर वुड बी no profit or loss on transfer। अगर वो इस प्राइस पे ट्रांसफर करता है तो उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। और दूसरी तरफ पे अगर हम लोग बाइंग डिवीजन की बात कर लेते हैं, यहां पे मैं इस बॉक्स में लिख लेता हूं बाइंग डिवीजन। बाइंग डिवीजन के लिए ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू मार्केट प्राइस अवेलेबल। जो अवेलेबल मार्केट प्राइस है तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी लेस एंड इक्वल टू 63, जो कि उसका 70 का 90% है, मीन 10% एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के ऊपर उसको 63 का है। इसका मतलब है मिनिमम प्राइस पॉसिबल है 42 और मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस है 63। तो इस तरीके से आप इसकी अगर रेंज बना लेते हो तो हमारे पास जो है वो ट्रांसफर प्राइस की इस सिचुएशन में रेंज बन सकती है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है वो अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। द ट्रांसफर इज possible at the following transfer price range। जो ट्रांसफर प्राइस रेंज है उसके मुताबिक आप क्या करें, ट्रांसफर प्राइस को आप सेंटर में लिख दें और आप जरा पीछे जाएंगे तो आप देखें ये क्या है, ट्रांसफर प्राइस की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है 42, और यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 63 है। तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर प्राइस की तरफ लेस एंड इक्वल टू क्या लिखोगे 63, मैक्सिमम लिमिट इधर लिख दो, मिनिमम लिमिट जो है वो आप इधर लिख दो 42, और इसके दरमियान में जो साइन पड़ेगा वो 42 की तरफ आप देखें कि जरा लेस देन का साइन है, मीन जो नोक है वो 42 की तरफ है, तो आपने भी इसी लिहाज से नोक जो है वो 42 की तरफ कर देनी है। तो इसका मतलब क्या बनता है, ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन 42 एंड ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर लेस देन 63। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, ट्रांसफर प्राइस कैन बी फ्रॉम 42 टू 63। ये ट्रांसफर प्राइस जो है वो 42 टू 63 जो है वो पॉसिबल हो सकती है। विद इन दिस रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस कंपनी कैन डिसाइड, वो दोनों जो मैनेजर हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारी ट्रांसफर प्राइस जो है वो इन बिटवीन हो सकती है। अगर 63 रखेंगे तो इसको कोई प्रॉफिट, जो बाइंग डिवीजन है उसको कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो सेलिंग डिवीजन पे चला जाएगा। और अगर 42 रखेंगे तो जो सेलिंग डिवीजन है उसको कोई भी प्रॉफिट में नहीं आएगा, मीन उसका 0 प्रॉफिट होगा इस ट्रांसफर के ऊपर, और सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो किस में चला जाएगा, बाइंग डिवीजन के अंदर चला जाएगा। और अगर इन बिटवीन रखते हैं तो कुछ प्रॉफिट इधर होगा और कुछ प्रॉफिट जो है वो इधर शो होगा कंपनी का ओवरऑल। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये एक रेंज बन जाती है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट शामिल होती है,
और वो उसके मुताबिक जो है वो कंपनी के मैनेजर जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और उस नेगोशिएशन को यूज करके वो 42 टू 63 के दरमियान में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो एग्री कर सकते हैं कि उनकी प्राइस जो है वो इतनी पॉसिबल हो सकती है। तो इस इन दिस वे दे कैन डिसाइड कि भाई उनकी प्राइस जो है वो क्या है। अगर वो इफ ट्रांसफर price is set less than 42, then pulp division will suffer a loss. Thus, the manager of pulp division will agree on any transfer price which is greater than 42 or at 42 मिनिमम। मिनिमम इसके ऊपर जो है वो होगा। एंड इफ ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट लेस देन मोर देन 63, then carton division will suffer a loss. So any price less than or equal to $63 will be acceptable to carton division because it will increase its profits. अगर वो इस पे प्राइस पे करता है तो वो उससे उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन हाउ द होल सिचुएशन। होप सो आप जो है इसको समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 है सपोज दैट द कार्टन डिवीजन आउटसाइड suppliers drop its price net to the purchase discount to only 59। वो कहता है 63 की बजाय अब उसकी प्राइस 59 हो गई है। शुड द पल्प डिवीजन मीट दिस प्राइस? क्या पल्प डिवीजन को ये प्राइस मीट करनी चाहिए? एक्सप्लेन। इफ द पल्प डिवीजन डज नॉट मीट 59 प्राइस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एज अ होल? एज अ होल कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ये बेसिकली जो है वो हमने देखना है कि क्या उसको ये वाली प्राइस मीट करनी चाहिए, क्या ये वाली प्राइस है उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इस पे ऊपर हम बात करेंगे। लेट्स मूव टू द आवर सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो इसका जो जवाब है, शुड, जो सवाल है, शुड द पल्प डिवीजन meet $59 प्राइस जो कि रिड्यूस्ड प्राइस है? तो इसका जवाब क्या है, आंसर क्या है जी? यस, दे कैन मीट $59 प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस because it is more than
its minimum limit of $42, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 42, जो पिछली वाली रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने 42 उसकी मिनिमम प्राइस कैलकुलेट की थी, उससे चूंकि ये 59 ज्यादा है तो इसलिए उसको ये वाली एक्सेप्टेबल होगी. दिस विल रिजल्ट इनटू $17 per unit additional profits from internal transfers. कैसे इंटरनल ट्रांसफर से उसको दिया गया, प्राइस जो है वो पर टन उसको जो मिल रही है वो है 59, वेरिएबल कॉस्ट पर टन जो है वो उसकी मिल रही है वो 42, और इस तरह से प्रॉफिट पर टन जो है वो उसको मिल रहा है पर टन वो मिल रहा है जी 17. इस लिहाज से क्या है कि उसको फिर भी ये क्या है, प्रॉफिट है, एंड 17 पर टन उसको प्रॉफिट मिल रहा है. द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी will increase by you must say $85,000. कैसे 85,000 है जी, 17 मल्टीप्लाई बाय 5,000 टन जो हैं वो अगर ट्रांसफर करता है तो उसको 17 पर टन जो है उसको प्रॉफिट होता है, तो ये 85,000 उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ये डिवीजन का भी प्रॉफिट इंक्रीज करेगा और ओवरऑल कंपनी का भी प्रॉफिट करेगा. द total profit of the company will increase by $85,000 if pulp division transfers 5,000 tons of pulp at price of $59 when it has spare capacity. अगर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है और वो 59 के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करता है तो उसको जो है वो 85,000 का क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा. सो दिस ऑप्शन इज प्रॉफिटेबल टू द कंपनी, इसलिए वो इंटरनल ट्रांसफर जो है वो उसको 59 की प्राइस जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और वो उसके ऊपर जो है उसको ट्रांसफर करेगा. नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट नंबर 5 के ऊपर चलते हैं. वो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है. रेफर टू फॉर अबव if the pulp refiner refuses to meet 59 price, अगर वो 59 प्राइस को रिफ्यूज कर देता है तो should the carton division be required to purchase from the pulp division at the higher price for the good of the company as a whole, क्या उसको हायर प्राइस के ऊपर मार्केट से खरीदना चाहिए. If the pulp division refuses to meet 59 price, अगर वो 59 प्राइस को मीट नहीं कर पाता है, should the carton division required to purchase from the pulp division at higher price for good of the company as a whole, क्या उसको जो है वो अगर वो 59 के ऊपर वो नहीं करता, उसको नहीं देता, वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो क्या उसको जो है वो इससे ऊपर प्राइस पे मान जाना चाहिए. इसके ऊपर हम बात करते हैं. तो आंसर में हम लोग जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 5, शुड द carton division accept the price higher than $59. ये बात कहना चाह रहा है वो
वो चाह रहा है कि क्या वो $59 पे जो उसकी प्राइस उसको मार्केट से मिल रही है, क्या उससे वो हायर पे कर सकता है। तो एज बाइंग डिवीजन, transfer price should be less and equal to available market price. तो transfer price should be less and equal to 59, which is market price in this scenario. इस लिहाज से अगर वो इसको अब नहीं कर पाता तो उस सिचुएशन में इसका आंसर क्या है, द कार्टन डिवीजन should not accept the price higher than $59 available in the market, because if carton division accepts the higher price, this will result the decrease in profits of carton division and the overall कंपनी। ओवरऑल कंपनी का जो है वो उसके कार्टन डिवीजन के प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, और उसकी जो है वो ओवरऑल कंपनी को भी जो है वो इस पे लॉस होगा अगर वो इस प्राइस को मीट नहीं कर पाता है, मीन वो इस प्राइस के ऊपर वो उसको जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो उस सूरत में उसको जो है वो so the carton division should buy from outside market, which will be beneficial for the division and the company as a whole. कंपनी को भी उसमें जो है वो फायदा होगा अगर वो जो है वो क्या करता है, बाहर से खरीदता है। ये उस सूरत में है जब वो इसको मीट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इफ पल्प डिवीजन does not meet price of $59, अगर वो $59 की प्राइस को मीट नहीं कर पाता है तो उस सूरत में उसको क्या करना चाहिए कि आउटसाइड मार्केट से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल कंपनी के लिए भी और जो है वो कार्टन डिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होगा। इफ द पल्प डिवीजन is unable to meet the market price of $59, अगर वो $59 की मार्केट प्राइस को मीट नहीं कर पाता है, मीन उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो मार्केट से खरीद सकता है, क्योंकि उसको मार्केट में अवेलेबल 59 के ऊपर होगा। हो सकता है उसकी कॉस्ट 60 हो सकता है उसकी कॉस्ट 70 हो, जिसकी वजह से वो इस प्राइस के ऊपर जो है वो मीट नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको जो है वो क्या करना चाहिए, आउटसाइड मार्केट से खरीद लेना चाहिए। Now let's move to the next part of our question, which is our last part.
refer to 4 above. Assume that due to inflexible management policies, the carton division is required to purchase 5,000 tons of pulp each year from the pulp division at 70 per ton. What will be the effect on the profits of the company as a whole? तो कहता जी अगर तो मैनेजमेंट इनफ्लेक्सिबल पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट मीन टॉप मैनेजमेंट कहती है नहीं भैया आप नहीं बाहर से खरीद सकते, आपने इंटरनली ही खरीदना है, इंटरनली ही बेचना है, या कार्टन डिवीजन को मजबूर किया जाता है कि वो पल्प डिवीजन से ही 70 के ऊपर खरीदे, तो बताओ कि भाई ओवरऑल कंपनी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स के ऊपर क्या आएगा, ये हम लोग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। ये है जी रिक्वायरमेंट नंबर, ये है हमारे पास प्रॉब्लम है 11A4 और रिक्वायरमेंट नंबर 6 है इसकी। इसमें हम लोग यदि पल्प डिवीजन, पल्प डिवीजन सिचुएशन क्या बनेगी, will have increase in profit। अब कैसे इंक्रीज इन प्रॉफिट है, उसको सेलिंग प्राइस मिल रही है 70, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है जी दैट इज 42, और उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो है जी तकरीबन 28 पर यूनिट, 28 पर यूनिट उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। टोटल CM जो उसको मिल रहा है वो 28 मल्टीप्लाई बाय 5000 है, तो 28 को जब आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 का जो होगा प्रॉफिट दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय पल्प डिवीजन। 140,000 profits will be increased in pulp division। जो पल्प डिवीजन का जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, 1,40,000 से इंक्रीज करेगा। अब दूसरी तरफ पे कार्टन डिवीजन को देख लेते हैं। अब कार्टन डिवीजन जो है वो क्या करता है, इनसाइड परचेज प्राइस, इनसाइड परचेज प्राइस जो ट्रांसफर प्राइस है जिसको हम कहते हैं, ये है जी 70, उसको जो है वो मजबूरन लेना पड़ती है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कह रही है कि आपने लेना ही लेना है। अब उसके बाद है जी आउटसाइड परचेज प्राइस जो है वो क्या है, वो है जी $59। अब इस लिहाज से उसको जो है वो इंक्रीज्ड कॉस्ट पर टन जो है वो उसको मिल रही है 11 की, 11 पर टन उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज्ड, टोटल कॉस्ट इंक्रीज कितनी करेगी, 11 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो इस लिहाज से उसके पास जो आ जाएगा जी 55,000 के उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। सो द प्रॉफिट्स ऑफ कार्टन डिवीजन will decrease by 55,000 additional cost। ये जो 55,000 की एडिशनल कॉस्ट है उसकी वजह से कार्टन डिवीजन का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 55,000 से डिक्रीज कर जाएगा इस कैलकुलेशन के मुताबिक। अब ओवरऑल एज अ कंपनी की बात कर लेते हैं, कंपनी के लिए क्या होगा, फॉर द होल कंपनी, कंपनी के लिए क्या सिचुएशन है, increased CM by pulp division। पल्प डिवीजन का जो CM जो था जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया है दैट इज 28 पर यूनिट, वो कहता है जी पर टन जो है वो 28 पर टन जो है पर टन,
ये इसका इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इंक्रीज्ड कॉस्ट बाय जो है वो आप कह लें कि इंक्रीज कॉस्ट बाय कार्टन डिवीजन। कार्टन डिवीजन की जो इंक्रीज्ड कॉस्ट थी वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, दैट इज 11। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 11 पर यूनिट पर टन। ओके, अब रहेगी इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द कंपनी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द कंपनी जो इंक्रीज होगा वो कितना है जी 17। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो 17 आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज्ड वो है जी 17 मल्टीप्लाई बाय 5000 दैट इज 85,000। 85,000 का जो है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज करेगा। सो by 85,000 the overall profits of the company will increase। ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा जो है वो ओवरऑल 85,000 से इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है? एज लॉन्ग एज देयर इज spare capacity of selling division, अगर तो सेलिंग डिवीजन में स्पेयर कैपेसिटी है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एज अ होल will increase if transfer price, if internal transfers are made। हम अगर इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा। However, the question is of fairness। क्वेश्चन जो है वो फेयरनेस का है। फेयरनेस किस पे? हाउ द प्रॉफिट्स, हाउ दीज प्रॉफिट्स आर स्प्लिट बिटवीन डिविजन्स। अब ये जो प्रॉफिट है ओवरऑल कंपनी का, तो चूंकि प्रॉफिट आ रहा है 85,000 का, अब ये जो फेयरनेस होनी चाहिए दोनों डिविजन्स के दरमियान में कि ये वाला प्रॉफिट जो है वो दोनों डिवीजन में क्या होना चाहिए? स्प्लिट होना चाहिए। एंड इफ देयर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी, एंड इफ देयर इज inflexibility in transfer pricing setting, then there would be no fairness। अगर तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर जो है वो फेयरनेस नहीं होगी। क्योंकि बिकॉज दिस will transfer the profits to pulp division and the carton division
will suffer loss। क्योंकि अगर वो फेयरनेस नहीं है और हमने स्ट्रिक्टली कह दिया जी कि 70 के ऊपर कॉस्ट को जो है वो ट्रांसफर करेंगे, तो तब प्राइस को ट्रांसफर करेंगे, तो फिर हमारे पास जो भी हमारा डेटा है वो ये बता रहा है कि सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो किसको चला जाएगा, पल्प डिवीजन को, और जो कार्टन डिवीजन होगा उसको लॉस सफर करना पड़ेगा। सो द बेटर अप्रोच इज negotiated transfer price within relevant range by the both divisions with mutual negotiation। वो म्यूचुअल निगोशिएशन से क्या कर सकते हैं, दोनों डिवीजन्स अपनी जो है वो एक प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फेयरनेस वाला एलिमेंट है वो कवर हो सकता है। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी।